हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री से डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं संक्रमण तत्वों के गुण के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, चुंबकीय गुण और रंगीन यौगिकों के निर्माण या रंगीन आयनों का निर्माण। दोनों प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट थी और दोनों प्रॉपर्टी जो है वो एक ही रीजन से देती थे कि चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उसमें के संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उसका कारण भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति थी। और या फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट जो था हमारे पास, रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं बेटा संक्रमण तत्व, इसका कारण भी क्या था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति थी। तो दोनों का रीजन सेम ही था कि अगर आपसे पूछे कि संक्रमण तत्व बेटा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, तो आप कहोगे क्योंकि संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिस कारण वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। आपसे कहेगा कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं या रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं क्यों, तो उसका कारण भी यही था कि भाई संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिस कारण इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में उत्तेजित हो जाता है, मतलब डीडी संक्रमण प्रदर्शित करता है। तो इस डीडी संक्रमण के कारण वो क्या शो करते हैं बेटा? कलर शो करते हैं। आज हम बात करने वाले संकुल या जटिल यौगिकों का निर्माण, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। साथ में उत्प्रेरक गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, अंतरकाशी यौगिक, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मिश्र धातु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। वैसे तो चारों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चारों में अगर देखा जाए तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी भी और उत्प्रेरक के गुण भी, ये काफी इंपोर्टेंट है। वैसे चारों ही प्रॉपर्टी हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर मैं इनकी बात करूंगा तो इनके रीजन बहुत आसान भी है, आप इजिली याद भी हो जाएंगे, डेफिनेशंस लिख भी सकते हो, इनमें वैसे भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम बात करें बेटा जटिल यौगिकों के निर्माण की या फिर संकुल यौगिकों का निर्माण। चलिए इसको हम समझते हैं बेटा अच्छे से। तो हम बात करें बेटा संकुल यौगिक या फिर जटिल यौगिकों के निर्माण के बारे में। हमसे कहता है कि भाई जो संक्रमण तत्व है वो जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं क्यों, तो उसकी हम बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। होता क्या है, अगर मैं बात करूं एक और बात बेटा, इनको हम उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं, उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। इनका एक और नाम है उपसह संयोजक यौगिक, दिमाग में डाल लेना बेटा, जो इससे अगला चैप्टर है, उपसह संयोजक यौगिक। तो इनको हम संकुल यौगिक भी कहते हैं, जटिल यौगिक भी कहते हैं, या फिर उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है बात? क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जटिल यौगिक बनाने की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, रीजन क्या है। रीजन क्या है बेटा, आपको ये पता हो। रीजन ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण करेगा या फिर संकुल यौगिकों का निर्माण करेगा, तो भाई उसका आकार छोटा होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए बेटा? छोटा आकार। दूसरा रीजन ये है बेटा कि उसके ऊपर आवेश अधिक हो। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? कि उसके ऊपर आवेश अधिक हो। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके पास खाली कक्षक उपस्थित हो। खाली कक्षक उपस्थित हो। ये तीन मेन रीजन है जिस कारण संक्रमण यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं बेटा संक्रमण तत्वों की, तो हम संक्रमण तत्वों में देखते हैं जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं बेटा। तो इनमें हम देखते हैं बेटा कि इनका आकार छोटा होता है। आकार क्या होता है बेटा? छोटा होता है। हमने बात करी थी कि हमने कहा था आपसे कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में एंटर करता है और डी की परिरक्षण प्रभाव कम होने की वजह से नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, और नाभिक का आकर्षण बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं जिस कारण साइज छोटा हो जाता है। तो इनका आकार छोटा होता है। साथ में मैं परमाणु की बात कर रहा हूं, परमाणु का आकार छोटा है, लेकिन जब इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसका आकार और भी छोटा हो जाएगा। धनावेश का आकार तो उसके मूल परमाणु से छोटा होता है बेटा।
तो यानी कि अगर मैं बात करूं Fe का आकार बड़ा होगा किससे, Fe डाई पॉजिटिव से, Fe डाई पॉजिटिव से। यानी कि जब वो आयनाइज हो जाएगा, जब वो आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका आकार तो और भी छोटा हो जाएगा, और जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन त्यागता जाएगा उसका आकार उतना ही छोटा होता जाएगा। दूसरी बात इन पर आवेश भी अधिक होता है। आप देखते हो क्रोमियम +6, मैग्नीज +7, +2, +3, +5, मतलब ये आवेश भी अधिक रखते हैं, इन पर चार्ज भी ज्यादा होता है बेटा। और तीसरी बात, इनके पास खाली डी कक्षक होते हैं। मान लीजिए मैं आयरन ही ले लू बेटा, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d6 4s2। अब इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर है, तो 4s के अंदर बेटा 4p भी तो होगा, 4d भी तो होगा, 4f भी तो होगा, बहुत सारे कक्षक खाली, बहुत सारे कक्षक खाली। भाई इलेक्ट्रॉन 4s में चले गए, यानी कि चौथी कक्षा भर गई, चौथी कक्षा भर रही है भाई। इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन है बस इसके अंदर, कितने, 2। तो 4s में इलेक्ट्रॉन है, तो 4s के अंदर तो 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है, ये भी खाली। अब हम बात अगर करें बेटा 3d की, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ये भर गई। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ये भर गई, लेकिन 4p तो खाली है ना, 3 कक्षक खाली है। 4d भी खाली है, पांचों के पांचों कक्षक खाली है, कितने यूज कर लो भाई। और 4f भी खाली है, 4f भी खाली है बेटा, 4f भी खाली है, खाली कक्षक है इनके पास। तो इनके पास खाली कक्षक होने की वजह से होगा क्या, होगा ये कुछ ऐसा। अच्छा ये भी बेटा खाली हो जाते हैं, ये भी खाली हो सकते हैं, ये भी खाली हो सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर जाते हैं जिस कारण ये भी ऑर्बिटल खाली हो सकते हैं। तो ये भी d ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं, ये भी d ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं, ये भी p ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं। जनरली f तो यूज होते नहीं, लेकिन हमने फिर भी दिखा दिया। अच्छा तो होता क्या है, होता क्या है, ध्यान से सुनो। अब होता क्या है, होता कुछ ऐसा है, होता कुछ ऐसा है कि ये जो मेटल है इसके ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट, मान लो इसके ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज। अब इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है और साथ में इस पर चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। मतलब एक छोटी सी बॉल है, उस छोटी सी बॉल पे अगर आप पानी की 2 बूंद डाल दो तो पानी ज्यादा फील होगा, ऐसा लगेगा कि पूरी बॉल पानी में भीगी हुई है। और यही अगर फुटबॉल पर डाल दो, बड़ी बॉल पर 2 बूंद डाल दो, तो ऐसा लगेगा कि पानी है ही नहीं इस पर, मतलब आपने डाला ही नहीं पानी। तो छोटे से साइज पर +2 चार्ज है, तो यहां पर बेटा चार्ज ज्यादा फील होगा, प्लस चार्ज ज्यादा फील होगा। और जब प्लस चार्ज ज्यादा फील होगा तो वो नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा। तो अगर मैंने यहां पर Cn- रखा, तो Cn- के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये उससे इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से खींच लेगा, और उसके साथ जब खींच लेगा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा। और चूंकि जब इलेक्ट्रॉन बेटा एक ही परमाणु के द्वारा डोनेट किए जाते हैं, इस प्रकार के शेयरिंग को हम बोलते हैं उपसह संयोजक बंध। और उपसह संयोजक बंध की वजह से जो यौगिक बना वो यौगिक कहलाएगा उपसह संयोजक यौगिक। क्लियर है बात बेटा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे डाई पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे मान लीजिए मेरे पास एक उदासीन अणु है जिसके ऊपर लॉन पेयर है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो ये डोनेट करना चाह रहा है, तो ये अपना लॉन पेयर इस Fe डाई पॉजिटिव को डोनेट कर देगा और इसके साथ उपसह संयोजक बंध बना लेगा। तो इस तरीके से ये भी उपसह संयोजक बंध बना रहा है, ये भी उपसह संयोजक बंध बना रहा है। तो ऐसे ऐसे बेटा Fe के साथ बहुत सारे जो लिगैंड बोलते हैं, इनको क्या नाम कहते हैं बेटा, इनको लिगैंड कहते हैं। जो मेटल के साथ, जिसे हम केंद्रीय परमाणु बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है उसको हम लिगैंड कहते हैं। तो इस तरीके से बेटा क्या करता है, ये उपसह संयोजक बंध बना लेता है, और चूंकि उपसह संयोजक बंध के दौरान जो यौगिक बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक या फिर जटिल यौगिक। तो ये आसानी से संकुल यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं क्योंकि इनके पास छोटा आकार होता है जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। आवेश ज्यादा होता है, तो जितना छोटा आकार होगा उस पर पॉजिटिव उतना ज्यादा फील होगा, जिस कारण वो नेगेटिव को चारों ओर से खींच लेता है। तीसरा कि वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये कहीं तो जाएंगे, कहां जाएंगे, खाली कक्षक में। तो ये रहा भाई खाली कक्षक, यहाँ अमोनिया अपने लॉन पे डोनेट करे, ये रहा खाली कक्षक, यहाँ Cn अपने लॉन पे डोनेट करे।
ये रहा खाली कक्षक, यहाँ CN अपने लोन पे डोनेट करे, ये रहा खाली कक्षक, यहाँ CN अपने लोन पे डोनेट करे। तो इस तरीके से जब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, जब ये उपसह संयोजक बंध बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करेगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करेगा तो खाली कक्षक तो चाहिएगा ना बेटा। तो मेटल्स के पास खाली कक्षक उपस्थित होने की वजह से ये आराम से क्या बना लेते हैं बेटा, संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है बात बेटा? अच्छा, तो 3 मेन रीजन आपको समझ में आ गया होगा। इनका आकार छोटा है, आवेश अधिक है, साथ में इनकी बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, खाली डी कक्षक होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं S और P की, तो ये हमारे पास जटिल यौगिकों का निर्माण नहीं करते, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है, साथ में हमारे पास इनके पास ज्यादा चार्ज नहीं होता, ज्यादा आवेश नहीं होता, और तीसरी बात बेटा तीसरी बात, इनके पास भी ज्यादातर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते ज्यादातर। तो आप देखोगे जो उपसह संयोजक यौगिक होगा वो S और P के ऑर्बिटल्स नहीं बनाएंगे, सॉरी S और P ब्लॉक के तत्व नहीं बनाएंगे, वो केवल D ब्लॉक के तत्व या फिर संक्रमण तत्व ही संकुल यौगिकों का निर्माण करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट्स पे चलते हैं। तो देखो बेटा, जटिल यौगिकों का निर्माण या फिर संकुल यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चेक, संक्रमण तत्व जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसका कारण यह है कि संक्रमण तत्वों के छोटे और अत्यधिक आवेशित आयन, छोटा है और अत्यधिक आवेशित आयन, वे बाह्यतम कक्षा में उपसह संयोजन के लिए, यानी कि उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए खाली कक्षकों की उपस्थिति है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यह खाली कक्षक दूसरे समूहों या ऋण आयनों के द्वारा, जो अदर लिगैंड जिन्हें हम कह रहे हैं, दूसरे समूह या ऋण आयनों के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को सरलता पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने का रीजन भी बता दिया मैंने, क्योंकि प्लस छोटा साइज पे प्लस ज्यादा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिस कारण इजीली इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इन समूहों या ऋण आयनों को लिगैंड कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, जैसे हमारे पास K4FeCN6, K4FeCN6, ये हमारे पास कैसा यौगिक है, एक उपसह संयोजक यौगिक है, जिसमें FCN क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम, जिसमें हमारे पास Fe क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। और केंद्रीय धातु परमाणु Fe से जो CN है, 6 CN क्या बना रहे हैं, उपसह संयोजक बंध बना रहे हैं, जिस कारण एक उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण, उपसह संयोजक यौगिक का निर्माण। दूसरा NiCN4Cl2, ये भी एक उपसह संयोजक यौगिक। तीसरा CrNH36Cl3, ये भी एक उपसह संयोजक यौगिक है। इनके बारे में कैसे फॉर्मेशन हो रही है, किस तरीके से फॉर्मेशन हुई, क्या प्रोसेस रहा है, वो सारी थ्योरी हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इतनी डिटेल में बात नहीं करते, जो आपको कॉन्सेप्ट था वो मैं समझा दिया। आगे चलते हैं। तो अब हम बात करें बेटा उत्प्रेरक गुण के बारे में, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब इसको भी हम समझते हैं अच्छे से। तो हम बात करें बेटा उत्प्रेरक गुण के बारे में, कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में हमें बताना है कि क्यों संक्रमण तत्व ही उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन कुछ मेन रीजंस की बात करेंगे उत्प्रेरक गुण की। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि उत्प्रेरक गुण क्या होता है। बेटा उत्प्रेरक गुण वो बोलते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को स्पीड से करा दे या किसी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को धीमी कर दे। या तो कोई अभिक्रिया है उसकी गति बढ़ा दे या कोई अभिक्रिया की गति को घटा दे, तो अभिक्रिया के वेग को बदल देना, ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज है। यानी कि वेग को बढ़ाया भी जा सकता है, वेग को घटाया भी जा सकता है। अब इसके मेन रीजन है, वो क्या रीजन है बेटा, पहला रीजन कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में जो हम देखते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस देखते हैं, जैसे हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में जो अमोनिया का निर्माण है, अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है, इसके अंदर बेटा अमोनिया का जो निर्माण होता है वो Fe उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक इसकी उपस्थिति में किया जाता है। साथ में हमारे पास वनस्पति तेल से वनस्पति घी, वनस्पति तेल से, तेल जो होते हैं बेटा वो अनसैचुरेटेड होते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करो, निकल उत्प्रेरक ले सकते हो, पीटी उत्प्रेरक ले सकते हो, पीडी ले सकते हो, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वनस्पति घी में, वनस्पति घी में, वनस्पति घी में। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी में जो उत्प्रेरक यूज होते हैं वो भी संक्रमण धातुओं
के होते हैं। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आपके सामने आ सकती है। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, अमोनिया है, अमोनिया है ऑस्टवाल्ड विधि के द्वारा अमोनिया का हम ऑक्सीकरण अगर करें पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में H2O बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O बनाता है, तो पीटी का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर मैं इसका क्या करूं, ऑक्सीकरण करूं। तो ऐसे बहुत सारी प्रोसेस है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की उपस्थिति में होती है, बहुत सारी रिएक्शंस है बेटा ऐसी। तो डी ब्लॉक के तत्व ही उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, उसका मेन रीजन समझते हैं। मेन रीजन क्या है बेटा, पहला बेटा इनकी क्या होती है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने से क्या होगा, होगा कुछ ऐसा कि ये अभिकारी के साथ, अभिकारी मतलब अभिकारकों के साथ जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके साथ मध्यवर्ती यौगिक बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, मध्यवर्ती यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक, इंटरमीडिएट यौगिक का निर्माण करता है, मध्यवर्ती यौगिक। साथ में बेटा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था की वजह से इनका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से, पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से भी ये उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब ये बात तो मैं पढ़ा चुका हूं कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब इसको समझते हैं, मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण कैसे करते हैं। सपोज दैट A प्लस B आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके बेटा AB बना रहे हैं। अभी हमने कोई उत्प्रेरक इस अभिक्रिया के लिए नहीं लिया, तो हमने कहा ये जो A और B की अभिक्रिया ये बहुत धीमी गति से हो रही है बेटा, बहुत धीमी गति से, धीमी गति से, बहुत ही स्लो रिएक्शन चल रही है। मतलब मान लीजिए 18 घंटे ले रही है, 18 आवर मान लीजिए रिएक्शन को होने में। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, एक नया रास्ता देते हैं, एक नया पाथ देते हैं जिससे रिएक्शन को जल्दी करा देते हैं। उत्प्रेरक कहते हैं कि भाई ठीक है, आप क्या करो, अगर मैं यहां पर C उत्प्रेरक ले रहा हूं, C क्या ले रहा हूं, उत्प्रेरक, तो होगा क्या बेटा, C जो है वो पहले A से रिएक्ट करेगा, पहले भाई C तू मुझसे रिएक्ट कर, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा, AC बनाएगा। इसे बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक कि पहले जो उत्प्रेरक है वो रिएक्ट करता अभिकारी से, अभिकर्मक से। A रिएक्ट करेगा किससे बेटा, C से, उत्प्रेरक से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, AC बनाएगा, क्या बनाएगा, AC। और फिर जो है AC वो रिएक्ट करेगा B से, और A और B को आपस में मिलाने के बाद प्रोडक्शन होगा AB का, और C उत्प्रेरक जो है वो जू का तू लास्ट में निकल जाएगा, अभिक्रिया के लास्ट में जू का तू निकल जाएगा C, दोनों का प्रोडक्शन करके। सेम ऐसा मान के चलो भाई, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो बिचौलिया वाला, बिचौलिया वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हो। क्या होता है बेटा, ये आपको पता ही होगा कि मान लीजिए बेटा A और B को आपस में मिलना है, A और B को आपस में मिलना है, लेकिन इनकी एक रह रहा है दिल्ली में, एक रह रहा है देहरादून में। जस्ट फील करो, दोनों की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कभी कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से, कोई जान पहचान नहीं है, तो मुलाकात होनी बहुत इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। और हमें मिलाना है, दोनों को मिलाना है। मतलब मान लीजिए इसका लड़का है और इसकी लड़की है। अब C एक ऐसा कंपाउंड है, C एक ऐसा आदमी है जो A को भी जानता है और B को भी जानता है। C एक ऐसा पर्सन है जो A को भी जानता है और B को भी जानता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, बिचौलिया। C एक ऐसा पर्सन है, ऐसा आदमी है जो A को भी जानता है और B को भी जानता है। तो इत्तेफाक से A गया C के पास, A गया C के पास कि भाई रिश्ता देख रहा है भाई लड़के का। अब इसके दिमाग में था कॉन्सेप्ट ये वाला कि भाई इन्होंने भी क्या रखा है कि भाई हमें किसी लड़की की तलाश है अपनी लड़की के लिए। अब समझ रहे है कि जब A और C, A मिला C से, A मिला किससे बेटा, C से, तो C ने कहा A से कि भाई हाँ है तो एक B। तो अब ये जो A और C मिल गए दोनों आपस में,
और ए और सी जब आपस में मिल गए तो अब दोनों किसके पास गए बेटा, ए और सी, ये मध्यवर्ती है बेटा, ये बीच का है, ये मध्यवर्ती है। अब दोनों किसके पास गए, बी के पास गए। जस्ट फील करो बेटा, अब दोनों किसके पास गए, बी के पास गए। देख ना, वही जो प्रोसेस सेम होता है। अब समझने वाली बात यह है कि जब बी इस ए को बी पसंद आ जाएगा, यानी कि बी की लड़की पसंद आ गई, तो अब क्या होगा बेटा, ए और बी आपस में मिल जाएंगे और सी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब सी का क्या लेना देना, दोनों की भाई शादी हो गई, सी हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। तो जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के लास्ट में, जब उनकी दोनों की मतलब कनेक्शन हो गया, कनेक्ट हो गया, जब दोनों में ए और बी जब बन गए, तो सी जो है वो अभिक्रिया के लास्ट में जू का तू निकल जाएगा, इसे बोलते हैं उत्प्रेरक। तो पहले क्या होगा बेटा, जो हमारे पास उत्प्रेरक है, अब ये रिएक्शन जैसे 18 घंटे में हो रही थी, अब यही रिएक्शन को ये कुछ घंटों में, 1 घंटों में, 2 घंटे में करा देगा। यानी कि सी ने इस अभिक्रिया को तेजी से करा दिया, या तो ये कभी मिल ना पाते, सी की वजह से दोनों आपस में मिल गए, तो सी ने क्या करा, इन दोनों के रिएक्शन को फास्ट करा दिया, फास्ट करा दिया। इसे बोलते हैं उत्प्रेरक गुण। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ए बी से मिला, कैसे कि पहले ए सी से मिला तो ए सी बनाया, मध्यवर्ती होगी। अब सी जो है वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे +2 में है तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 करके बी से भी मिल लेगा। तो ए और बी जब आपस में मिल जाएंगे तो ए सी बना रहा है और सी बी से भी मिल रहा है, तो ये आपस में मिलने लगेंगे, कांटेक्ट हो जाएगा इनका आपस में। और जब इनका कांटेक्ट हो जाएगा तो ये बॉन्ड बनने लगेगा, ए और बी के बीच बॉन्ड बनने लगेगा, तो सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, सी हमारा अलग हो जाएगा, सी हमारा अलग हो जाएगा अभिक्रिया के लास्ट में। तीसरी बात जो आपको समझनी है वो ये है बेटा कि इनका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होता है। अब पृष्ठ क्षेत्रफल से ज्यादा होने से क्या होगा भाई, समझो। मान लीजिए मेरे पास एक कोई टुकड़ा है उत्प्रेरक का, ये कोई उत्प्रेरक है, समझो बात को। अब इसकी सरफेस पे मॉलिक्यूल है, इस तरीके से सरफेस पे मॉलिक्यूल है, मैं इसको रफ कर रहा हूं तो मैं पता चल गया होगा ये उत्प्रेरक है। ये सरफेस पे मॉलिक्यूल है, इस तरीके सरफेस पे मॉलिक्यूल है, फील करना बेटा बात। अब यही मॉलिक्यूल एक बल्क में भी तो होगा, अंदर भी तो होगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल के चारों ओर, ध्यान सुनना, इस मॉलिक्यूल के चारों ओर हमारे पास इस तरीके से क्या होंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब समझने वाली बात यह है कि मॉलिक्यूल के बीच लगता है आकर्षण, मतलब ये मॉलिक्यूल इसे भी अपनी तरफ वो खींच रहा है, इसे भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, इस मॉलिक्यूल को ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, इस मॉलिक्यूल को बेटा ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, इस मॉलिक्यूल को ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। तो होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल अपनी तरफ को खींच रहा है तो नीचे वाला भी तो उसी फोर्स अपनी तरफ को खींच रहा है, तो इसके मॉलिक्यूल का फोर्स ये फोर्स कैंसिल करेगा, ऐसे इस मॉलिक्यूल के फोर्स को ये कैंसिल करेगा, इस मॉलिक्यूल के फोर्स को ये कैंसिल करेगा और इस मॉलिक्यूल के फोर्स को ये कैंसिल करेगा। तो नेट बल्क के अंदर जो इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, एफ नेट जो लग रहा है वो 0 लग रहा है। वो क्या लग रहा है बेटा, 0 लग रहा है। नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0, बल्कि मॉलिक्यूल पर, बल्कि मॉलिक्यूल पर। लेकिन अगर बात की जाए बेटा सरफेस के मॉलिक्यूल की, किसकी, सरफेस के मॉलिक्यूल, तो ध्यान सुनना कि यहां पर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, नीचे मॉलिक्यूल होगा, राइट, यहां भी फोर्स लग रहा होगा, मॉलिक्यूल होगा, यहां भी फोर्स लग रहा होगा, मॉलिक्यूल होगा, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है। लेकिन इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए तो ये वाला फोर्स है, समझ रहे हो बात को मैं क्या कर रहा हूं, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए तो ये वाला फोर्स है, बट इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए तो ऊपर होना चाहिए था ना मॉलिक्यूल को, ऐसे ही इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए तो ऊपर मॉलिक्यूल होना चाहिए था, ऐसे ही इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर मॉलिक्यूल होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है। देखो फ्री वैलेंसी है, इन फोर्स को बैलेंस करने के लिए भाई ऊपर मॉलिक्यूल होने चाहिए ना, और ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल होगा ही नहीं क्योंकि तो सरफेस का मॉलिक्यूल है। इसी कारण से चीजों का अधिशोषण होता है, सरफेस पर मॉलिक्यूल चिपकते हैं, जैसे डस्ट का बैठना, आपने डस्ट हटा दी वो फिर बैठ गई, तो क्या होगा, ये सरफेस की जो मॉलिक्यूल है
ये पार्टिकल्स को अपनी ओर को खींच रहे हैं इस वैलेंसी के साथ, जिस कारण सरफेस पर आकर मॉलिक्यूल बैठ रहे हैं। तो होता क्या है बेटा, होता क्या है कि हमारे पास मेटल होती है, जो धातु होती है, उसकी सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उस पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है। पहली बात क्या पाई जाती है बेटा, मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है, और इन फोर्स से ये मॉलिक्यूल को अपनी ओर को खींचते हैं, जिस कारण मॉलिक्यूल सरफेस पर चिपकने लगते हैं, और इस घटना को हम बोलते हैं अधिशोषण। क्या बोलते हैं इस घटना को बेटा, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, इस घटना को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ऐड हो गया बेटा, सरफेस पर जुड़ गया। क्लियर बात। अब थोड़ा फील करो, इसी टुकड़े के मैं अगर दो पार्ट कर दूं, ध्यान सुनना बेटा, दो पार्ट कर दूं इस तरीके से मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना, 5, ये है हमारे पास सरफेस पे इतने मॉलिक्यूल आ सकते थे, जुड़ सकते थे। अब मैंने इसके टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, तो जैसे मैं टुकड़ा करूंगा इसका, तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा अलग हो जाएगा। ध्यान सुनो बेटा, हो गया क्या, जल्दी बताओ। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये वाला टुकड़ा को मैंने अलग कर दिया, दो पार्ट अलग हो गए। अब इस पर 4 मॉलिक्यूल्स थे तो 4 के 4 ही रहेंगे, इस पे 3 मॉलिक्यूल्स थे, 3 ही रहेंगे बेटा। ये थोड़ी सरफेस घटी। यहां पर भी देखोगे तो आपको जितने मॉलिक्यूल्स थे सरफेस पे उतने मिलेंगे, यहां पर भी देखोगे तो जितने मॉलिक्यूल्स थे उतने मिलेंगे, यहां पर भी 3 मॉलिक्यूल्स थे 3 ही मिलेंगे, यहां पर भी जितने मॉलिक्यूल्स थे उतने मिलेंगे, टोटल। लेकिन ये जो टुकड़ा करा मैंने इसका, ये सरफेस तो बढ़ गई होगी ना, ये वाली बढ़ गई, यानी कि यहाँ मॉलिक्यूल्स और आ गए होंगे, यहाँ भी सरफेस पे मॉलिक्यूल और आ गए होंगे। तो जितने ज्यादा मैं इसके टुकड़े करता जाऊंगा, सरफेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। मान लीजिए इसके भी मैं 2 टुकड़े और कर दूं, तो ये वाला जो टुकड़ा इधर से भी सरफेस एरिया, यानी कि इधर से भी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इधर से भी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इधर से भी। ये वाला तो बढ़ता जा रहा है ना बेटा, ये वाला। तो जैसे जैसे मैं इसके टुकड़े करता जाऊंगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं इसको पाउडर फॉर्म में ले आऊं, इसको पीस दूं, इसको क्या कर दूं, पीस दूं, पाउडर फॉर्म में ले आऊं, तो बताओ हर एक मॉलिक्यूल पे सरफेस अलग अलग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो अब हर एक मॉलिक्यूल अपनी तरफ को क्या कर रहा होगा, मुक्त संयोजकता के कारण मॉलिक्यूल्स को, अभिकारिक अणु को अपनी तरफ को खींच रहा होगा। और जब मॉलिक्यूल्स अब इसकी तरफ को खींचेंगे, मान लीजिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, सॉरी हमें रिएक्शन दिखाना था ना अमोनिया और हाइड्रोजन की, तो मान लीजिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, सॉरी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो अब ये दोनों सरफेस पे जाकर चिपक जाएंगे, ये दोनों बेटा सरफेस पर जाकर चिपक जाएंगे। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया बेटा इस मेटल के साथ, Fe मेटल मान लो इसे, मैं इधर दिखाता हूं, ध्यान सुनो बेटा, ये Fe मेटल है। अब यहां पर नाइट्रोजन भी आकर जुड़ गई और हाइड्रोजन भी आकर जुड़ गई, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया Fe के साथ, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया Fe के साथ, लेकिन ये जो बॉन्ड बनाता है Fe, मध्यवर्ती जो बनाता है वो अस्थायी बॉन्ड बनाता है, स्थायी बॉन्ड नहीं बनाता। तो अस्थायी मध्यवर्ती बनेगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, राइट। अब यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है स्टेबिलिटी की वजह से खुद बॉन्ड फॉर्म करने लगते हैं, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में ही क्रिया करने लगते हैं। और जब ये क्रिया करेंगे तो यहां से एक एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी जो निकलेगी ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको तोड़ने के लिए इनफ होगी, काफी होगी, जिस कारण ये बॉन्ड टूट जाएगा और उत्प्रेरक अलग हो जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में आराम से क्रिया कर लेंगे। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जितने ज्यादा होंगे, नाइट्रोजन के अणु, हाइड्रोजन के अणु उतने ज्यादा चिपक जाएंगे सरफेस पर, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे उतनी तेजी से वो आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे और रिएक्शन करेंगे, जिस कारण उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये उत्प्रेरक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके पास परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जिस कारण वो अभिकारिक अणु को अपनी सरफेस पर चिपका लेंगे। एक को अगर मान लीजिए +2 में है तो इससे तो +2 के साथ बॉन्ड बना लिया, फिर इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ली तो ये +3 में चला गया, इसके साथ +3 के साथ बॉन्ड बना लिया, यानी कि हाइड्रोजन के साथ +3 के से और नाइट्रोजन के साथ +2 से। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था की वजह से ये इससे भी बॉन्ड बना लेता है, इससे भी बॉन्ड बना लेता है। अब जब बॉन्ड बन गया दोनों के साथ बॉन्ड बन गया, तो ये दोनों के साथ अनस्टेबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो अब ये दोनों आपस में स्टेबिलिटी की वजह से स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे, और जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे
तो यहां से एक एनर्जी निकलेगी और एनर्जी जब निकलेगी तो वो एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी होगी और ये बॉन्ड टूट जाएगा और उत्प्रेरक अलग हो जाएगा, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो रीजन है बेटा कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था जिस कारण ये मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करते हैं और इनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक का रीजन मैंने बता दिया कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों अधिक होता है, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं और सॉलिड होने की वजह से जितना ज्यादा मैं इनका पाउडर फॉर्म लूंगा, जितना ज्यादा पाउडर फॉर्म लूंगा उतने ज्यादा अभिकारी कणों को इस सरफेस पे चिपका लेंगे, प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। नोट्स पे चलते हैं। हम बात करें थे बेटा उत्प्रेरक गुण के बारे में। आप देख सकते हो अधिकतर संक्रमण तत्वों व उनके यौगिकों में उत्प्रेरक गुण पाए जाते हैं। कौन कौन उत्प्रेरक की तरह बिहेव कर सकते हैं? FeCr, Ni, Pt, Pd, राइट, आदि आदि धातुएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग की जाती है। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण ये तत्व कहीं कहीं विभिन्न क्रिया कारकों यानी कि अभिकारकों के साथ माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। माध्यमिक यौगिक अपघटित होकर टूटकर मुख्य क्रियाफल मतलब उत्पाद देता है, यानी कि A+C AC बना रहे हैं और ये जो AC है वो टूटकर B से रिएक्ट करेगा, AB बना लेगा और हमारा उत्प्रेरक अलग हो जाएगा। AB मुख्य क्रियाफल AB बनाएंगे। बात हुई थी ना इसके बारे में। अच्छा, तथा उत्प्रेरक फिर से प्राप्त हो जाता है, उत्प्रेरक वापस हो जाएगा, फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इन तत्वों तथा इनके यौगिकों का पृष्ठ क्षेत्रफल भी अधिक होता है, जिससे यह क्रिया कारकों को अपनी सतह पर अधिशोषित का मतलब चिपकाना, एडजॉर्प्शन, जिसे हम अधिशोषण कह रहे थे, अधिशोषित कर लेता है, जिससे उत्पाद शीघ्र प्राप्त हो जाता है, जिससे उत्पाद का प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है। क्लियर है बात बेटा? आगे चलते। एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा हमारे पास उत्प्रेरक गुण के। हैबर विधि द्वारा NH3 के निर्माण में Fe उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है वो क्या बनाएगा बेटा? अमोनिया बनाएगा। तो इस अमोनिया बनाने के लिए Fe उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक का काम करेगा। वर्धक क्या करते हैं? जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता हो, जो उत्प्रेरक की ही क्रियाशीलता को बढ़ाता हो। मतलब Fe तो इनकी क्रियाशीलता बढ़ा रहा है और मोलिब्डेनम Fe की क्रियाशीलता बढ़ा रहा है, तो दोनों का यूज करते हैं ताकि रिएक्टिविटी बढ़ जाए। और राइट, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते समय निकिल को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाई वनस्पति तेल से आप घी बनाओगे तो हाइड्रोजनीकरण करोगे, उसके लिए आप कौन सा उत्प्रेरक यूज करोगे? Ni कर सकते हो, Pt कर सकते हो, Pd कर सकते हो, और क्या बनेगा बेटा? वनस्पति घी बनेगा। याद रखना जो वनस्पति तेल होते हैं वो असंतृप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, और जो बेटा वनस्पति घी होते हैं वो संतृप्त होते हैं। वो कैसे होते हैं बेटा? संतृप्त होते हैं, सैचुरेटेड। क्लियर है? तो ये एग्जांपल भी आप उसमें उत्प्रेरक प्रॉपर्टीज में दे सकते हो, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में। आगे चलते हैं बेटा। अब बात करें अंतराकाशीय यौगिकों के निर्माण के बारे में, जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो आइए इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। तो हम बात करें बेटा अंतराकाशीय यौगिक की, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, तो ये कैसे संक्रमण तत्वों के जो यौगिक होते हैं वो अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं या कैसे होता है? तो होता क्या है बेटा, जो हमारे पास प्योर मेटल है, शुद्ध धातु है, जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल्स है, तो उसका एक क्रिस्टल जालक बनेगा, एक क्रिस्टल का जाल तैयार होगा, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आप जानते हो स्फेरिकल होते हैं। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है बेटा, ये एक मॉलिक्यूल है। ऐसे ही यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है। इनको सही कर देता हूं।
ये बेटा अब ये मान लीजिए इस तरह के सेम साइज की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर। इस तरीके से मॉलिक्यूल का एक क्रिस्टल जालक बनता है हमारा। क्रिस्टल जालक बनता है बेटा। ये क्रिस्टल जालक बनता है इस तरीके से मॉलिक्यूल का, राइट। मैं अगर दिखाऊं तो इस तरीके से क्रिस्टल जालक तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अब ये जो हमारे पास आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये वाला स्पेस, इसे बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। अंतराकाशी स्थान, इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराकाशी स्थान, राइट। अंतराकाशी स्थान जो आपको दिख रहा होगा, मैं बिंदी बिंदी करके दिखा रहा हूं, ये स्पेस खाली होगा ना, ये स्पेस क्या होगा हमारा, खाली होगा। अंतराकाशी स्थान, ये आप देख सकते हो, ये स्पेस हमारा क्या होगा, खाली होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान। तो ये जो प्योर हमारे पास मेटल था जिसका एक क्रिस्टल जालक तैयार हुआ, इस प्योर मेटल यानी कि शुद्ध धातु के जालक के अंदर छोटे हमारे पास परमाणु, छोटे परमाणु, जैसे आप बोल सकते हो बेटा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये छोटे साइज के एटम होते हैं। ये इनके अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, यहां पर एंटर कर जाते हैं अंतराकाशी स्थान में, यहां पर इनके अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं अंतराकाशी स्थान में, यहां पर अंतराकाशी स्थान में चले जाएंगे। और जब ये अंतराकाशी स्थान में चले जाएंगे तो ये जो खालीपन था ये भी खत्म हो जाएगा। इन्हीं को बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक, इन्हीं को हम अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं बेटा, कि जो हमारे पास छोटे अणु होते हैं वो संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, और इन्हीं ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी यौगिक। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि हमारे पास जब ये अंतराकाशी यौगिक बन गए तो जो इनका खाली स्थान था वो भी भर गया, तो अब ये बहुत ज्यादा कठोर हो गए होंगे। तो हम कह सकते हैं ये बेटा अत्यधिक कठोर होते हैं, अत्यधिक क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी पे ध्यान देना, ये क्या होंगे, अत्यधिक कठोर होंगे। दूसरी बात, अब ये चूंकि इनकी पैकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, चारों तरफ से बेटा हर एक जो खाली स्थान है वो भी पूरा हो गया, भर गया, तो इस वजह से इनका जो गलनांक होगा वो उच्च होगा। इनका गलनांक क्या होता है बेटा, उच्च होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका। तीसरी बात इनका जो संरक्षण, संक्षारण है, संक्षारण बोलते हैं कोरोजन को, संक्षारण के प्रति प्रतिरोधक होंगे, संक्षारण के प्रति क्या होंगे, प्रतिरोधक होंगे। संक्षारण प्रतिरोधक का मतलब होता है, जैसे आप जानते हो बेटा लोहे पर जंग लगना, इसे बोलते हैं संक्षारण, यानी कि किसी भी धातु की सरफेस का खराब होना कहलाता है संक्षारण। ये बात हमने करी थी वैद्युत रसायन चैप्टर के अंदर, क्लियर बात। किसी भी धातु का खराब होना, जैसे चांदी का काला पड़ना, जैसे पीतल तांबे का हरे रंग की उस पर लेयर का आना, जितनी भी मेटल से लोहे पर जंग लगना, तो ये सब क्या है बेटा, इनका संक्षारण होता है। तो जैसे हमारे पास शुद्ध मेटल के अंदर ये इंटरस्टिशियल स्थान में हमारे पास छोटे एटम चले जाते हैं, तो फिर ये संक्षारण इनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है या फिर रुक जाता है, इनका संक्षारण रुक जाता है। चौथी बात बेटा, इनकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चालकता स्थिर रहती है। चालकता क्या रहती है बेटा, स्थिर रहती है, चालकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चालकता क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो आप देख सकते हो बेटा, संक्रमण तत्वों में छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि को अपने अंतराकाशी स्थान में ग्रहण करने की क्षमता होती है। इंटरस्टिशियल स्पेस बताया मैंने, उसके अंदर आराम से चले जाते हैं, ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसके कारण अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण होता है। इसी कारण अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण होता है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे Mn4n, FeC, TiH 1.7 यानी कि हाइड्रोजन का जो रेशियो मिलेगा वो 1.7 मिलेगा, और Fe8n ऐसे अंतराकाशी यौगिकों के उदाहरण। ये सब इंटरस्टिशियल कंपाउंड के एग्जांपल्स है, इनमें से एक दो आप एग्जाम में दे सकते हो। इन यौगिकों में न तो आयनिक बंध बनता है, इनके बीच कोई बॉन्डिंग नहीं होगी कि भाई जब वो इंटरस्टिशियल में चला गया तो मेटल के साथ कोई बॉन्डिंग करेगा, नहीं, कोई बॉन्डिंग, ये तो फंस गया बस जाके मॉलिक्यूल, क्योंकि वो खाली जगह थी, हाइड्रोजन का एटम बहुत छोटा था, उस खाली जगह में फिक्स हो गया जाकर, तो इनके बीच कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, ना तो आयनिक बंध बनते और न ही बेटा इनके बीच सहसंयोजक बंध बनते हैं।
कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। इन यौगिकों के मुख्य भौतिक तथा रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहली बात मैंने बताया आपको, शुद्ध धातु की अपेक्षा इनके गलनांक उच्च होते हैं। जो प्योर मेटल है ना, उसके कंपैरिजन में इनके गलनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। दूसरी बात बेटा, यह अत्यधिक कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएंगे, क्योंकि जो खाली स्थान था वो भी क्या हो गया बेटा, भर गया, जिस कारण ये बहुत ज्यादा कठोर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट देख सकते हो बेटा, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, इनर्ट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, मतलब संक्षरण प्रतिरोधक होते हैं, यानी कि इनका कोरोजन नहीं होगा या कोरोजन से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। चौथा पॉइंट आप देख सकते हो बेटा कि इनकी चालकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह धात्विक चालकता प्रदर्शित करते हैं। चालकता जैसे पहले प्रदर्शित कर रहे थे वैसे ही बाद में भी ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन तो वहां पर होंगे ना, क्योंकि बॉन्ड थोड़े बन रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थोड़ी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन अब भी होंगे, और चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगी धातु के अंदर, जिस कारण हमारे पास क्या होगा बेटा, ये चालकता शो करेंगे, यानी कि चालकता जो पहले थी वही चालकता बाद में। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। मिश्र धातु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। देखो एलॉय फॉर्मेशन करने का रीजन क्या है कि जो संक्रमण हमारे पास धातु होती है, संक्रमण जो तत्व होते हैं, उनमें जो परमाणु आकार होता है वो लगभग समान होता है, परमाणु आकार लगभग समान होता है, और लगभग समान होने की वजह से, लगभग परमाणु आकार में सिमिलैरिटी होने की वजह से ये क्या करते हैं, क्रिस्टल जालक से बड़ी आराम से एक परमाणु को दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर देते हैं, यानी कि एक परमाणु हट जाता है, दूसरा मेटल का परमाणु आकर लग जाता है, क्योंकि दोनों के साइज लगभग क्या है, समान है। तो सेम साइज होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन हो जाता है परमाणुओं का, जिस कारण बड़ी आराम से क्या हो जाता है बेटा, हमारे पास मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है साइज की वजह से। याद रखना, संक्रमण धातु के साइज में जो डिफरेंस आना चाहिए वो 15% के आसपास हो, इससे ज्यादा ना। यानी कि अगर साइज में थोड़ा सा बदलाव है, यानी कि या तो साइज बड़ा होगा या साइज छोटा होगा, तो कितना बड़ा और कितना छोटा हो सकता है उसके बारे में बात चल रही है, तो 15% की रेंज में हो सकता है, या तो 15% उससे साइज बड़ा हो या 15% उससे साइज छोटा हो। अगर बराबर है तो चलेगा, मतलब 15% से ज्यादा का साइज नहीं चलेगा, 15% से छोटे का साइज नहीं चलेगा। ये जो हमारे पास बेटा मिश्र धातु बना सकते हैं, इनमें जो परमाणुओं का साइज होता है वो लगभग समान होता है, और किस साइज के बेटा हमारे पास ये मिश्र धातु बना सकते हैं, तो जिनमें 15% धातु के साइज में डिफरेंस होगा वो बना सकते हैं। तो इसके कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे पीतल होता है, जैसे कांसा होता है, जैसे जर्मन सिल्वर होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे स्टेनलेस स्टील होती है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मिश्र धातुओं के। तो आप देख सकते हो बेटा, संक्रमण धातु है, मिश्र धातु बनती है, संक्रमण धातु मिश्र धातु बनाती है। इसका कारण यह है कि संक्रमण धातुओं के परमाणु आकार में लगभग समान होते हैं। जो संक्रमण धातुएं हैं वो परमाणु आकार में लगभग समान होते हैं, अतः क्रिस्टल जालक में एक धातु दूसरी धातु को सरलता पूर्वक विस्थापित करके मिश्र धातु बनाती है। एक धातु दूसरे धातु के परमाणु को सरलता पूर्वक आसानी से विस्थापित कर देती है और मिश्र धातु बनाती है। इस प्रकार से प्राप्त मिश्र धातु कठोर होती है, बहुत ज्यादा सॉलिड होती है, और इनका गलनांक अधिक होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि सॉलिड हो जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा, देख सकते हो पीतल, ब्रास जो मिक्सचर होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कांसा देख सकते हो, कांसा जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। जर्मन आप देख सकते हो, तीसरा एग्जांपल जर्मन सिल्वर, कॉपर जेड एंड निकिल का मिश्रण होता है। आप ज्वेलरी वगैरह भी देख सकते हो, जो हमारे पास प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड वो आपको पता ही है 24 कैरेट का होता है, और ये सॉफ्ट होता है, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब क्या होता है, जब मैं इसके अंदर तांबे की इंप्योरिटीज मिलाता हूं, तांबे को मिलाता हूं, तो फिर ये कठोर होगा, और ज्वेलरी की फॉर्म में आप ला सकते हो, फिर इसको ज्वेलरी की फॉर्म में ला सकते हो, क्योंकि इंप्योरिटीज मिला दी आपने, दूसरी धातु को मिला दी, तो ज्वेलरी के अंदर आप बोल सकते हो गोल्ड प्लस कॉपर का मिश्रण, गोल्ड प्लस कॉपर का मिश्रण, और ये 24 कैरेट से लगभग 22.3 कैरेट पर पहुंच जाता है, लगभग 22.3 कैरेट पर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं जो मिश्र धातु के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है बात? तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।